हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के थ्रू हम लोग जानेंगे कि ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस क्या है एंड पर्टिकुलरली सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आप लोग ऑप्ट कर रहे हैं तो क्यों उसके साथ कंटिन्यू किया जाए, और जो बंदे अभी तक कंफ्यूज हैं, जो स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं, उनको ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा कि वो डिसाइड कर सकें कि सोशियोलॉजी लेना चाहिए या फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट पे 2 पेपर होते हैं, सोशियोलॉजी में भी पेपर 1 सोशियोलॉजी, पेपर 1। अच्छा, पेपर 1 पेपर 2 वो तो होता ही है, उसको मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगा कि पेपर 1 पेपर 2 में क्या है, लाइक डिटेल में अच्छे से बताएंगे, तो वो डिटेल में अच्छे से बताएंगे, ठीक है, बाद में। तो इसको रख देते हैं ऐसे ब्लॉग बनाकर कि उसको बाद में देखेंगे। पर पहले आपको देखना है कि सोशियोलॉजी क्यों लेना है और बाकी सब्जेक्ट को क्यों उतना इम्पोर्टेंस ना दें। पर्टिकुलरली मैं सोशियोलॉजी के फेवर में बात करूँगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि सोशियोलॉजी बहुत बच्चे लेते हैं और इसी वजह से सोशियोलॉजी का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी के साथ क्लियर करते हैं हर साल। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सोशियोलॉजी से ही होते हैं, इस पे कोई मतलब कोई डाउट या फिर क्वेश्चन मार्क नहीं आ सकता, ये फैक्ट है। हर साल सोशियोलॉजी से हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लियर दी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो इसको कोई डाउटफुल नज़र से देखने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर फैक्ट आपको चेक करना है, यू कैन गो थ्रू इंटरनेट। यूपीएससी का भी एनालिसिस होता है, उसको भी जाके देख सकते हैं, तो ये अलग चीज़ है। पर ऐसा क्यों है उसको आप समझें। सोशियोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट पे सिलेबस मैटर करता है। सिलेबस, देन सिलेबस को पहले कवर करते हैं। बहुत कुछ होता है, सिलेबस होता है, ट्रेंड्स होता है। ट्रेंड्स मतलब जो कंटेम्प्रेरी ईयर्स में उसका रिजल्ट्स। तो सोशियोलॉजी का तो कंटेम्प्रेरी तो छोड़ दीजिए, आपको 35 ईयर्स का बता दूंगा, लाइक 30 ईयर्स 35 ईयर्स। कंटेम्प्रेरी तो आपको पता ही होगा, लाइक 5 to 7 ईयर्स। तो इसका तो रिज़ल्ट तो अच्छा ही है, तो इसको तो छोड़ दीजिए। 30 to 35 ईयर्स या फिर 25 ईयर्स, इस समय भी सोशियोलॉजी इतना अच्छा था जो आज तक चलते आ रहा है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया और ट्रेंड्स, ठीक है। पैटर्न माने कि वो जो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, एंड देन ट्रेंड जो बताया मैंने अभी, कंटेम्प्रेरी ईयर्स और 30-25 ईयर्स, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और उसको अगर फर्स्ट गो में आप प्रिपेयर करेंगे तो 5 to 6 मंथ 5 to 6 मंथ का समय लगेगा आपको, एंड रिवाइज करने में दैट्स 1 मंथ, ओके, 1 मंथ। इसका इम्पोर्टेंस आपको बाद में पता चलेगा, जब आपको ये जो एंड में ना एग्ज़ाम के समय आपको रिवाइज करने का झमेला रहेगा कि सब चीज़ को, जीएस भी होगा ना, इससे भी ऑप्शनल तो होगा नहीं, जीएस होगा। फिर करंट अफेयर्स को भी आजकल बहुत करंट अफेयर्स के ऊपर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं लोग, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखोगे कि हर साल कितने क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पर्टिकुलरली पूछे जा रहे हैं, तो बहुत कम है, लाइक 5 to 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आर बीन आस्क्ड। किसी किसी ईयर्स में तो 3 क्वेश्चंस, तो 3 क्वेश्चंस के लिए हर दिन हिंदू चार्ट जाते हो, द इंडियन एक्सप्रेस चार्ट जाते हो, और न जाने कौन से लाइक कंपाइलेशंस पढ़ते हो। तो आई ऑलवेज से कि उसको जितनी उसकी मतलब किसी भी इंसान को उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करता है। तो उसी तरह करंट अफेयर को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, तो आपका जो है ना प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा। वो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड।
सो दैट इज़ अनदर थिंग। सोशियोलॉजी को लेकर बात करते हैं आज। तो इम्पोर्टेंस क्या है 1 मंथ पे रिवीजन हो पाना। इसका इम्पोर्टेंस बाद में ये रहेगा कि जीएस बहुत बड़ा ये है, क्या बोलते हैं उसको, सिलेबस है जीएस का। और ऐसा भी कहा जाता है कि जीएस मतलब लाइक सन के नीचे कुछ भी है उसको वो जीएस में पूछ सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो वो सिलेबस में भी ऑलरेडी इनकैम्पस्ड है। तो ऐसा नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस, तो सिलेबस ही ऐसा है कि आउट मतलब अंडर द सन कुछ भी वो सिलेबस के अंदर आ जाता है। तो वैसा नहीं कि लाइक टेक्निकल चीज़ें पूछ लेंगे, टेक्निकल नहीं पूछ सकते, अब इंजीनियरिंग की चीज़ नहीं पूछेंगे, परंतु साइंस एंड टेक को भी टच करते हैं। तो इसको आप मान लीजिए कि अंडर द सन कुछ भी चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो उसका सिलेबस ऐसे ही अपने आप में बड़ा हो जाता है, तो उसको रिवाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको आंसर राइटिंग करना होता है, टेस्ट सीरीज देना होता है, फिर ये बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, आई कैन काउंट ऑन मैनी थिंग्स। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको रिवीजन के लिए बस 1 मंथ या फिर किसी किसी को तो 20 डेज, तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा बाद में। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सिलेबस कम है, कम समय में प्रिपेयर होगा, और दूसरी बात उसको रिवीजन देने में आपको बहुत कम समय लगेगा। ठीक है, देन उसका जो पैटर्न है, पैटर्न तो आप समझेंगे कैसे, पैटर्न समझेंगे आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब। तो देखने से आपको समझ आ जाएगा। अभी भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालेंगे तो बिना सोशियोलॉजी को पढ़े ही आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। आप उसको उसके बारे में लाइक 200 टू 150 टू 200 वर्ड्स तो लिख पाएंगे। पर क्या है कि वो जो लिख रहे हैं ना उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स मिलेगा तो बहुत लाइक बकवास मार्क्स रहेगा वो, क्योंकि आपको सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा, और जो यूपीसी डिमांड करती है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। तो इतना आप समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखने से भी आपको समझ आएगा कि इतना हार्ड नहीं है इसका पैटर्न। ठीक है, ये एक मैटर हो गया, और ओके ये 2 मैटर हो गया ना। तीसरा चीज़ हो गया इसका ट्रेंड। ट्रेंड तो मैंने शुरुआत में ही बताया आपको कि लास्ट 25 to 30 ईयर्स। ओके, और दूसरा बात कि कंटेम्प्रेरी ईयर्स, कंटेम्प्रेरी जैसे कि 5 to 7 ईयर्स या फिर 8 ईयर्स। तो इस ईयर्स पे आप इसका रिजल्ट्स देखें तो आपको दिखेगा कि हाईएस्ट 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 का स्पेलिंग कैसा होता है यार आई एम वीक इन इंग्लिश। ओके, हाईएस्ट, अच्छा ये नहीं होता है इसका स्पेलिंग वेल, हाईएस्ट आई थिंक ये होता है ना, हाईएस्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन। ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन ओके, क्वालिफिकेशन काफ़ी है, समझ जाओ। ठीक है, ये ट्रेंड रहा है इसका सिलेबस इस सोशियोलॉजी का। ठीक है, तो ये आप समझ गए। दूसरी बात इसके अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा ये आपको मायने रखता है। और किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेते वक्त ना आपको लाइक पहला तो मैं बता दिया हूँ ना, ये सिलेबस, पैटर्न, ट्रेंड, और एक चीज़ मैं मायने रखता हूँ कि उस चीज़ में आपको इंटरेस्ट भी होना पड़ेगा ना। इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि अब आपका बैकग्राउंड है ह्यूमैनिटीज़ एंड यू आर टेकिंग लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज एन ऑप्शनल, वो तो कोई लेगा भी नहीं। पर ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध जाकर कोई नहीं लेना। लाइक ट्रेंड अच्छा चल रहा है, ये ट्रेंड चल रहा है, कहाँ गया, ये ट्रेंड चल रहा है, ले लूँ। प्रीवियस क्वेश्चन देख कर लग रहा है कि अब वाह इतना ईजी क्वेश्चन ले लूँ, एंड देन सिलेबस लाइक ये जो मैटर है 6 मंथ्स में हो गया, 1 ईयर्स में, 1 मंथ्स में, 6 मंथ्स में वो प्रिपरेशन हो गया 1 गो का, और 1 मंथ्स में रिवीजन हो रहा है। तो ये देखकर आप इन लाइक इंक्लाइंड हो जाएं और ले ले, बाद में पता चला कि वो आपके बस का ही नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। बहुत लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ सकता है। फैमिली क्या है उसके बारे में जैसे कि ज़्यादातर मैं देखा हूँ, नो आई विल नॉट से दिस, इट विल बी पर्टिकुलरिस्टिक, तो लिव इट। तो बहुत लोग इतना जान लें कि कोई भी सब्जेक्ट हर किसी को पसंद नहीं आ सकता, इंटरेस्ट नहीं बन सकता। तो इंटरेस्ट देखें, अपना इंटरेस्ट हो तो ही ले। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगर ये आप फाइनलाइज कर लेंगे, उसके बाद सोशियोलॉजी आपको अगर आँखों के सामने दिख रहा है
कि ये एक सब्जेक्ट है उसके साथ जाना चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि सोशोलॉजी आपको कभी निराश नहीं करेगी, क्योंकि सोशोलॉजी परफॉर्मिंग तो है ही। दूसरी बात, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इतनी इजी कि देखो पर्टिकुलरली सोशोलॉजी में है क्या, सोशोलॉजी में पर्टिकुलरली, और ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ, ये कोई अंडरस्टैंडिंग किसी के वेग आइडियाज़ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, इसे मैं फैक्ट के तौर पे कह रहा हूँ कि सोशोलॉजी पे बस 5 इंस्टीट्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है वो सोशोलॉजी, देखो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं सोशियोलॉजी, तो इसके अंदर हम लोग 5 इंस्टीट्यूशन को इसको हेडिंग के साथ इसको ब्लॉग भी बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, इसका जो इंस्टीट्यूशन है उसको लिखते हैं फैमिली। फैमिली के बारे में किसको पता नहीं है यार, तो ये तो वेग कॉमन सेंस के तौर पे इसको स्टडी नहीं करना है, इसके थिंकर्स के बारे में, थिंकर्स क्या कहे हैं फैमिली के बारे में उसको स्टडी करना है। इतना भी हार्ड नहीं है यार, बहुत इजी है। फैमिली हो गया, फिर एजुकेशन हो गया, ये इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये कितने इंस्टीट्यूशन, 5 इंस्टीट्यूशन है। कौन कौन से हैं ये देखो मैं लिख रहा हूँ, रिलीजन है, इकोनॉमी है, देन द लास्ट वन इज, मैं क्या क्या लिख दिया हूँ, फैमिली लिख दिया हूँ, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, और एक था जो है मैं भी भूल रहा हूँ क्या, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, अच्छा पॉलिटी, ठीक है। तो इसके भी सब हेड होते हैं यार, इसके भी सब हेड होते हैं, आपको इसके सब हेड को पढ़ना होगा। पहले तो फैमिली क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, पॉलिटी क्या होता है, इसके बारे में थिंकर्स होंगे, थिंकर्स आपको बताएंगे, वेस्टर्न थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स इसके बारे में क्या बोलेंगे, वो इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को जो हम लोग पढ़ेंगे पेपर 2 में, तब हम लोग समझेंगे। लेकिन ये फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, इसके बारे में जो भी कुछ कहेंगे थिंकर, वेस्टर्न थिंकर्स पर्टिकुलरली, वो पेपर 1 में आएगा, और उसका नाम भी है ना फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। ये फंडामेंटल्स है सोशोलॉजी का, और पेपर 1 आप जब भी पढ़ें उसको ऐसा ना देखें कि यूरोपियन सोसाइटी को आप पढ़ रहे हैं, ऐसा ना देखें। ये पर्टिकुलरली बहुत बच्चे गलत गलत राह पे चल जाते हैं और बाद में वो पछताते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 1 और पेपर 2 को कभी भी अलग नज़रिए से ना देखें, उसको एक कनेक्ट कर कर देखें। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एक कनेक्टेड, लाइक मैप उसको बना दे कि ये कनेक्ट है, ठीक है। एक मैप, एक स्टेप के थ्रू दूसरे स्टेप में जाया जा सकता है, और पहला स्टेप यहाँ पर हर समय पेपर 1 रहेगा। पेपर 1 माने कि फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। फंडामेंटल्स में क्या आएगा, फैमिली के बारे में समझना पड़ेगा, एजुकेशन के बारे में, रिलीजन के बारे में, इकोनॉमी एंड पॉलिटी के बारे में, ठीक है। ये 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, पर इसके अंदर है बहुत कुछ। इसके अंदर जैसे कि फैमिली के अंदर आपको दिखेगा मैरिज, मैरिज है ना, मैरिज दिखेगा। फिर किनशिप आप जानते हैं ना, किनशिप, दादा ताऊ वगैरह वगैरह, बहुत सारे कुछ होते हैं, मामा जी मामी जी वगैरह बहुत कुछ होते हैं यार। तो एजुकेशन, ओ सॉरी एक्सेट्रा, तो मैरिज, किनशिप, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिख दिया। एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन साध्या, देन प्राइमरी एजुकेशन साध्या, देन वी हैव सेकेंडरी एजुकेशन, ओके। उसके बाद है एक्सेट्रा लिख दो, हायर एजुकेशन आर ऑल्सो देयर, मेनी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन आर देयर। रिलीजन में देयर इज क्रिश्चियनिटी, ओके। क्रिश्चियनिटी, ऐसा नहीं कि पहले क्रिश्चियनिटी को लिख रहा हूँ तो आई डू नॉट फेवर, एक्चुअली मैं हिंदू हूँ, तो उस सेंस में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई ये हो जाते हैं, लाइक ऑफेंड हो जाते हैं बाद में, लाइक हिंदुज़म को बाद में लिखें, इस्लाम को पहले लिख दिए, क्रिश्चियनिटी को पहले लिख दिए, वैसे ऑफेंड नहीं होना है। वी आर दी, और सोशोलॉजी आप पढ़ रहे हो ना, तो सोशियोलॉजी को पढ़ने के बाद आपको एक दर्जा मिलता है यार। आपको कोई कहे ना कहीं, आप सोशल साइंटिस्ट हो, आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो इसे सुन के ही आपको गर्व होना चाहिए कि आप साइंटिस्ट, चलो लाइक साइंटिफिक फील्ड में नहीं बन पाए जो बनते हैं लोग नेचुरली, लाइक साइंस पे कोई डिस्कवरी कर कर बनते हैं, तो वैसा नहीं बन पाए, आपको मौका नहीं मिला। अब वो आप उसको एक्सक्यूज़ दे के फ़ायदा नहीं है, परंतु यहाँ आप बन रहे हो ना सोशल साइंटिस्ट,
तो सोशल साइंटिस्ट क्यों बन पा रहे हो आप? तभी बन पा रहे हो जब सोसाइटी को अपने जो बायस्ड, अगर किसी के अंदर बायस्ड व्यू है ना कि ये ऐसा ही होता है, क्रिश्चियनिटी इज़ लाइक पावरफुल क्योंकि वो पूरा दुनिया में है, एंड देन इस्लाम टेररिस्ट वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं करना है। ये बायस्ड है, प्रिजुडिस है, तो वैसा नहीं करना है। वैसा करेंगे तो आप कभी भी सोशियोलॉजी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, यू अपने आप को सोशल साइंटिस्ट भी कह दो, यू आर जस्ट ओके, आई विल नॉट से दिस। सो देर इज़ इस्लाम ऑल्सो, देर इज़ हिंदुज़म। थोड़ा थोड़ा मतलब वो कीजिए अपने आप को, अगर कोई भी ऐसा इस चीज़ से प्रभावित है तो अपने आप को बैलेंस कीजिए। अदरवाइज़ पर्सनैलिटी पे भी मैटर करेगा ये चीज़, और पर्सनैलिटी चेक किया जाता है यूपीएससी में कहीं भी। आई थिंक आई थिंक नॉट, एपीपीएससी में भी, एपीपीएससी में भी ये चेक किया जाता है। तो आप इस सब चीज़ को ध्यान दें, बैलेंस रहें, तो एक्सेट्रा। अदर्स आर ऑल्सो देयर, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, पारसी, जोरास्ट्रियम जिसको ज्यूस बोलते हैं आई थिंक। तो वैसा, तो जो भी हो रिलीजन वो है, उस सब चीज़ को आपको पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमी में आपको इंडस्ट्री, देन वी हैव बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मैनी सच थिंग्स आर देयर, ओके, इकोनॉमी, ओके, एक्सेट्रा, इसको भी कर दो। देन वी हैव पॉलिटी में स्टेट लेजिस्लेटर्स आर देयर ना, स्टेट लेजिस्लेटर्स, पंचायत ऑल्सो देयर, पंचायत देखो फिर, ओके। देन वी हैव एक्सेट्रा, ओके। नाउ इस चीज़ को आप समझ लें कि सोशोलॉजी ये जो है ना, ये जो इंस्टीट्यूशन का है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये इम्पोर्टेंट मतलब ये मेन थिंग है सोशोलॉजी का, मेन इसको लिख दिया हूँ। फिर ये जो है ना, इसके बारे में तो आपको समझना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी समझना पड़ेगा। इसको समझेंगे तभी आप बाद में क्या है कि इंडियन जो पेपर 2 होगा ना, पेपर 1 का चीज़ है, वो आपको बताऊंगा पेपर 1 पेपर 2 क्या है। तो ये हम बता रहे थे कि सोशोलॉजी में आपको पर्टिकुलरली फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी क्या होता है। फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी, ये फंडामेंटल्स है सोशोलॉजी का। अगर ये समझ गए तो फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी क्लियर है आपका। बहुत ईजी सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ओके जो भी हो, ये फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी है। तो इसको आप समझ गए तो पेपर 2 में इस ये सब जो चीज़ है ना, इनको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट्स या फिर थ्योरीज, ठीक है। तो ये कंसेप्ट और थ्योरी कौन देंगे? ये वेस्टर्न थिंकर्स देंगे, ठीक है। ऐसा अभी मत क्वेश्चन करना कि वेस्टर्न थिंकर ही क्यों देंगे, इंडियन सोशोलॉजिस्ट क्यों नहीं देंगे। तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट बाद में आए, पहले इंडियन सोशोलॉजिस्ट नहीं थे। इंडिया में सोशोलॉजी का डेवलपमेंट भी बाद में हुआ, पहले यूरोप में हुआ। यूरोप में भी सोशोलॉजी भी बहुत नया चीज़ है, वैसे भी बहुत पुराना नहीं है ये। आफ्टर लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इसको मोमेंटम मिला। उस समय इंटेलेक्चुअल जो सेंस था लोगों का वो चेंज हो रहा था। पहले हम लोग देखते हैं कि कमर्शियल रेवोल्यूशन आया, देन वी हैव साइंटिफिक रेवोल्यूशन। कमर्शियल रेवोल्यूशन कैसे? कमर्शियल रेवोल्यूशन जो रूट वगैरह खोज रहे थे, डिस्कवरी हुआ था, वास्को ड गामा, देन वी, सो बहुत सारे थी, डिस्कवरी हुआ बहुत सारी, जैसे कि अमेरिका का खोज, इंडिया का खोज। तो इससे क्या हुआ, कमर्शियली लोग कनेक्ट हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियल रेवोल्यूशन। फिर हुआ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में क्या देखते हैं हम लोग, डार्विन थ्योरी समझते हैं। तो उस थ्योरी से हम लोग ये करते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट अंदर आया, लोगों के अंदर आया। साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे आया कि पहले लोग बोलते हैं, लोग मतलब जो चर्च के उस वो बोलते थे, चर्च मतलब वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी पे चर्च, क्रिश्चियनिटी वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे लोग मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, चर्च को हेड करने वाले, जैसे कि हिंदू धर्म में होता है ना पंडित, तो उस पर चर्च पे होते हैं आई थिंक, जो आई थिंक, आई एम सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ। तो लाइक जो पंडित वगैरह, प्रिस्ट वगैरह होते हैं, तो
वो वहाँ पे जो बोलते थे लाइक लाइक ह्यूमन बींग्स आर द सन, ह्यूमन बींग्स आर द चाइल्ड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ऐसा बोलते थे। पर डार्विन ने इसको बोला कि ये ना, ऐसा तो है नहीं। पहली बार ह्यूमन बॉडी का डायसेक्शंस हुआ। डायसेक्शंस के बाद ये पाया गया कि ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, और वो डिफरेंट पार्ट एक दूसरे को ये करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इंटर रिलेट करके उन लोग वर्क करते हैं। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के साथ सपोर्ट और सिंक में काम करते हैं, ना कि ये ह्यूमन बॉडी एक लाइक वन स्ट्रक्चर है, ओनली वन स्ट्रक्चर नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करते हैं, वर्क करते हैं, ऑपरेशन होता है। एक भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम आया तो दूसरा ऑर्गन में प्रॉब्लम आ सकता है, एंड ह्यूमन बॉडी का फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के अंदर आया। कैसे आया? क्योंकि उस समय के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, डार्विन थे, हर्बर्ट स्पेंसर थे। हर्बर्ट स्पेंसर जो बोलते हैं कि फाउंडिंग फादर ऑफ सोशोलॉजी, वो उन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, इस चीज़ को पुश किया, और ये पुश किए तो लोगों के अंदर ये टेम्परामेंट डेवलप हुआ। कैसा टेम्परामेंट? टेम्परामेंट वैसा जो 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 ट्रेडिशनली ये एक स्टेटमेंट था ना, कि स्टेटमेंट ये था कि ह्यूमंस आर द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। इसको क्वेश्चन करना। क्वेश्चन कैसे करना? क्वेश्चन करना ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक फैक्ट, साइंटिफिक रीजनिंग। किसी भी चीज़ को रीजनिंग कर कर क्वेश्चन करना। अगर ये आ गया टेम्परामेंट तो उसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो ये हम लोग दूसरे रिवोल्यूशन, जो पहला रिवोल्यूशन था कमर्शियल, दूसरा साइंटिफिक रिवोल्यूशन, तीसरा रेवोल्यूशन था हम लोगों का साइंटिफिक, देन वी हैव फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू हम लोगों को बहुत सारे वैल्यूज़ को अपनाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू वैल्यूज़ वैसा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का आज स्ट्रक्चर बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सो ये सारे वैल्यूज़ और भी बहुत सारे, तो ऐसे वैल्यूज़ को अपनाया गया। तो उसके बाद आया फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप लोग सबको पता है कि उसके बाद जो जो कमर्शियल रिवोल्यूशन था उसका जो उस समय बीज जो बोया गया था उसको यहाँ पर एक गति मिली। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय बहुत प्रॉब्लम और बहुत ऐसा सिचुएशन आया कि वहाँ पे देखा जा रहा है कि लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, स्लेवरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उसी समय कार्ल मार्क्स आते हैं, बोलते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉयटेशन किसके ऊपर हो रहा है? लोगों के ऊपर हो रहा है। कौन से लोग? जो नीचे तबके के लोग हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर कार्ल मार्क्स अपना कुछ कहते हैं। तो ये हम आपको एक ये बता रहे थे, एक बैकग्राउंड बता रहे थे। सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं था ये ये आपका इस चीज़ पे इंटरेस्ट लाने के लिए, और आप इस चीज़ को थोड़े थोड़े क्या बोलते हैं उसको, एक बैकग्राउंड से रिलेट करके देख पाओ, कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैंने इतना कुछ कहा। ठीक है, अभी मैं वापस आता हूँ सोशोलॉजी को, पेपर 1 पेपर 2 को आपको अच्छे से बताता हूँ। और इस चीज़ में ये इजी क्यों है, सोशोलॉजी आपको ऑप्शनल क्यों ऑप्ट करना चाहिए, ये इजी कैसे आप इसको इजी, जैसे कि मैं कहता हूँ हर समय कि सोशोलॉजी बहुत इजी सब्जेक्ट है, तो ये इजी कैसे है। तो पहला तो आपको मैं बता दिया हूँ कि इसका सिलेबस वाला चीज़। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इजी हो जाता है सिलेबस वाला। तो आप यहाँ पर देखो कि आप इसको समझ गए ना कि सिलेबस में ये क्या है, ये फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी, ये मेन चीज़ है। अगर इसको आप समझ गए, आप कैसे नहीं समझोगे? जिसके पास इंटरेस्ट नहीं है वो नहीं समझ पाएगा, पर जिसके पास इंटरेस्ट है वो समझ पाएगा। बहुत ईजी चीज़ है ये। ठीक है, तो इसे समझ पाए तो ये क्या है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये क्या है, ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगा पढ़ने को? ये आपको मिलेगा पेपर 1 में, सोशियोलॉजी का पेपर 1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ऐसे ही बातों बातों में आपको पेपर 1 समझ आ गया? हाँ, नहीं आया तो वापस देख लो इस चीज़ को, बड़ा इजी चीज़ है। ये चीज़ का जो है ना, ये जो फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी, पॉलिटी, इस चीज़ के जो कंसेप्ट है ना,
ये कौन देंगे? ये आपको देंगे वेस्टर्न थिंकर्स। ये पेपर 1 में हम लोग को पढ़ना होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न थिंकर्स को अभी हम लोग इसका नाम लिख दिए ना, फंडामेंटल ऑफ सोशोलॉजी पेपर 1 का ये नाम है, ठीक है। और पेपर 1 का नाम है तो उसके अंदर इन सब कॉन्सेप्ट को कौन देंगे? ये वेस्टर्न थिंकर्स देंगे। और वेस्टर्न थिंकर्स कौन? हर एक नहीं, बहुत से, और यूपीएससी के सिलेबस में भी नाम दिया गया उनका कि कौन सारे हैं, कौन से। लाइक पहला है कार्ल मार्क्स, बड़े इम्पोर्टेंट इंसान है ये, जैसे कि आपने सुना भी होगा। एक ये ऐसे, चलो मार्क्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा। इनका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। आपको समझ आ रहा है? रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस। नहीं आ रहा है तो इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। बड़ा इजी सेंटेंस था, जो सोशोलॉजी नहीं पढ़ता है उसको भी पता चल जाएगा। वेबर हैं, फिर दरखेम भी है, देन वी हैव जीएस मीड, ओके, देन वी हैव तालकट पासन, देन वी हैव व्हाट, आर.के. मर्टन। अच्छा मैंने इसको, चलिए कोई नहीं, ये फिर गलत हो गया, मर्टन, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ फिनिश होता है क्या चीज़? यहाँ फिनिश होता है पेपर 1। ये पेपर 1 फिनिश होता है यहाँ, पेपर 1 यहाँ फिनिश होता है। पहला मैंने क्या बताया? पेपर 1 में आपको कंसेप्ट समझना है। कौन सी चीज़ों का कंसेप्ट? इन सब चीज़ों का कंसेप्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों का कंसेप्ट समझ गए। कौन देंगे ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट देंगे वेस्टर्न थिंकर्स देंगे। वेस्टर्न थिंकर्स कौन? ये सारे वेस्टर्न थिंकर्स, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, पर ये ऐसे थिंकर्स हैं जो यूपीएससी के सिलेबस में नाम साफ साफ लिखा गया है, साफ अक्षरों पे लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको देंगे ये थिंकर्स। आपको अगर पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये मेरा ही प्रॉब्लम एक्चुअली, चलिए कोई नहीं, प्लीज़ एकोमोडेट कीजिएगा। अगर आपको दिख रहा है तो एकोमोडेट कर लीजिएगा। देन आई थिंक दिख रहा होगा। देन वी हैव थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। फंडामेंटल्स, शब्दों से ही पता चल रहा होगा कि ये फंडामेंटल्स हैं, ये कंसेप्ट ही फंडामेंटल है। इसको समझ गए, और यही समझना है पेपर 1 में, ये कुछ नहीं है, बस ये कंसेप्ट को समझ गए तो पेपर 2 आता है। इसीलिए बोला था मैंने पेपर 1 स्टेप 1 है, स्टेप 2 क्या है? पेपर 2 है। नाम के हिसाब से भी समझ आता है पेपर 1 पेपर 2, पर बहुत लोग इसको अलग देखते हैं। पर मैं कह रहा हूँ ये एक सीढ़ी का हिस्सा है। पेपर 1 एक स्टेप 1 है, पेपर 2 दूसरा स्टेप है। उस स्टेप को चढ़ने के लिए पेपर 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इसको एग्ज़ाम के समय भी इसी नज़रिए से देखें कि ये एक मैप है, उस मैप के अगर दूसरे चरण पे आपको जाना है तो पेपर 1 का कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, और उस कंसेप्ट को एकोमोडेट करना है कहाँ पर? एकोमोडेट करना है पेपर 2 पर। पेपर 2 का नाम क्या है उसे मैं लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा क्यों एकोमोडेट करना है। और इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर दूँ, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, पेपर 2 का नाम मैं लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा क्यों एकोमोडेट करना है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं इनको पेपर 2 में क्यों एकोमोडेट करना है, क्योंकि पेपर 2 का नाम है इंडियन सोसाइटी, और इसको स्ट्रक्चर एंड चेंज। ओके ओके ओके, स्ट्रक्चर एंड चेंज यूपीएससी के सिलेबस में ऐसा ही लिखा गया है, पर मैं इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और सिंप्लीफाई करके ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये क्या है? इंडियन, ये बेसिकली क्या है? ये इंडियन सोशियोलॉजी है, ठीक है। तो इसको, इसके अंदर क्या स्टडी करना है आपको? इंडियन सोसाइटी को स्टडी करना है, ठीक है। बड़ा इजी चीज़ है। जिस जिस सोसाइटी में आप जी रहे हो उस सोसाइटी को स्टडी करना है। ये एक मौका है यार, आपको ज़िंदगी में भी बहुत फ़ायदा करेगा ये। चलिए कोई नहीं, वो अनदर थिंग हो गया। एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको, पहला चीज़ ये आपका फोकस होना चाहिए। एंड इसके अंदर आपको क्या है, यहाँ पे भी यूपीएससी ने बहुत सारे थिंकर, इनको थिंकर नहीं, इनको इंडियन सोशोलॉजिस्ट कहते हैं, और इनकी जो प्रोपोजिशंस है उनको पर्सपेक्टिव कहते हैं। तो इनका नाम मैं लिख देता हूँ पहले,
पहले सबसे बड़े बिग नेम हैं जीएस घुरे, बड़े बिग नेम हैं ये, पर इनके बारे में जब पढ़ोगे तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि इनका जो इसके बारे में नहीं कहूँगा, अदरवाइज़ ये क्रिटिसिज्म का मुद्दा हो जाए। ओके, जीएस गुरे, देन एमएन श्रीनिवास। वैसे स्टडी करते समय हम लोग सब क्रिटिसिज्म करते हैं, हर एक थिंकर को, हर एक पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज़ करना होता है, बिकॉज आपको पता होगा इस आंसर राइटिंग के समय आपको पहले इंट्रोडक्शन दें, उनके बाद जो जिस थिंकर के बारे में लिख रहे हैं उनके प्रोपोजिशन के बारे में दें, प्रोपोजिशन जैसे कि जीएस घुरे के बारे में कुछ लिख रहे हैं तो उनका प्रोपोजिशन क्या था उनके बारे में लिखें, और उसके बाद इनका जो क्रिटिसिज्म है उनको भी लिखना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड अप्रोच। और उसके बाद अगर कंक्लूजन डिमांड किया गया है क्वेश्चन पे तो वो देना पड़ेगा, नहीं तो आप उसका जो रिलेवेंस है उसको लिख कर छोड़ दें। लिखें ऐसा कि लास्ट में ऐसा लिखें कि despite the criticisms made by other sociologists, the propositions made by G.S. Ghurye are very relevant to understand the Indian sociology। ऐसा कुछ लिखें और उसके अंदर कुछ पॉइंट दें। तो इस तरीके का जो फॉर्मेट होता है ना उसको बोलते हैं बैलेंस फॉर्मेट, और उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको यूपीएससी या फिर एपीपीएससी कोई भी एग्जाम पे लिखना होता है। सिविल सर्विस के एग्जाम पे ऐसा ही फॉर्मेट बड़ा ईजी फॉर्मेट है। तो ईजी तो है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये पेपर 1 और पेपर 2 को कनेक्ट करना भूल जाते हैं वो, क्योंकि उनको पता नहीं, बताया नहीं जाता, या फिर वो खुद ही इग्नोर करते हैं, या फिर बताया तो मेरे हिसाब से बताया तो हर किसी को जानना चाहिए, और बताते भी होंगे टीचर्स कि पेपर 1 को समझोगे, पेपर 1 का जो कंसेप्ट है उसको पेपर 2 में अप्लाई करना होगा। अप्लाई मतलब इन द सेंस एकोमोडेट करना होगा। एकोमोडेट कैसे? कि पेपर 2 के जो चीज़ हैं, जैसे कि इंडियन सोसाइटी में मैरिज, इंडियन सोसाइटी में किनशिप, इंडियन सोसाइटी में ये कहाँ गया, ये रहा ना, इंडियन सोसाइटी में रिलीजन, इंडियन सोसाइटी में इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी में पॉलिटी, इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और इनको समझने के लिए हम लोग को रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च करके रखा हुआ है। किसने किया है? जीएस घुरे ने, एमएन श्रीनिवास। ओके, मैं बहुत भटक जा रहा हूँ ना। ओके, मैं अब नहीं भटकूँगा, ठीक है। एमएन श्रीनिवास, देन वी हैव योगेंद्र सिंह। ओके, योगेंद्र सिंह, वाई सिंह। देन वी हैव आंध्र बेटे, आंध्र, ANDRE, ओके, DRE। मेरे हैंड राइटिंग के साथ प्लीज़ बियर करिएगा, बेटे। देन वी हैव 5th वन, लुई का स्पेलिंग ये नहीं है, ये लुई का स्पेलिंग है डिमोंट। ओके, लुई डिमोंट, आई थिंक ये सही स्पेलिंग है। यस, आई थिंक लुइस डिमोंट ये सही स्पेलिंग है। ओके, तो ये जो है ना, ये जो थिंकर हैं, बहुत सारे और भी थिंकर हैं, तो ऐसा नहीं कि यही एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे पेपर 1 पे भी ये सिर्फ एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब समझ रहे हैं ना कि बस इतना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, इनका नाम, ठीक है, इनका नाम लिखा हुआ है, तो इनको डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको। इनके जो प्रोपोजिशंस है, पर्सपेक्टिव है, उनको डीप में पढ़ना पड़ेगा। ये पेपर 1 में, ये पेपर 1 में, और ये पेपर 2 में। पेपर 2 में इंडियन सोसाइटी के बारे में इन लोगों ने पर्सपेक्टिव दिया है, समझ के दिया है इन लोगों ने, सब लोगों ने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्टिव है, बाकी थिंकर भी हैं, जैसे कि यहाँ पर फाउंडिंग फादर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे, फिर ऐसा ही बहुत सारे नाम है। ओके, बाद में आप लोग जो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। आज ये ओरिएंटेशन क्लास है। ओके, इसके अंदर फिर आपको दिख जाएगा मजूमदार साहब दिख जाएंगे, मजूमदार। ओके, मजूमदार साहब दिख जाएंगे, दार का स्पेलिंग फिर गलत लिख दिया मैंने, मजूमदार साहब दिख जाएंगे। फिर ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, लिस्ट बहुत है। तो ये हो गया पेपर 2। पेपर 2 में इन लोगों ने रिसर्च करके रखा है यार, आपको रिसर्च नहीं करना है, आपको बस इनका जो पर्सपेक्टिव है उसको समझना है, वो समझ जाएंगे ना। तो और ये जो मैंने इतना कुछ कहा ना, पेपर 1 को पेपर 2 में कनेक्ट करना, तो ये मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। आप जब पेपर 2 का जो यूनिट पढ़ोगे ना, तो यूनिट में साफ साफ लिखा है यार। कैसा लिखा है
ऐसा लिखा है पेपर 1 पे, जैसे कि यूनिट बी, पार्ट बी में एक यूनिट है, उसको 6th यूनिट जिसको बोलते हैं, उसका नाम है रिलीजन, रिलीजन एंड सोसाइटी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है, रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी। बड़ा इजी चीज़ है, बड़ा इजी चीज़ है। इसके अंदर आप डाइव करोगे तो पता चलेगा रिलीजन इन इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं। फिर पार्ट 3 में आपका लाइक ये है, ये पार्ट बी है, ये पार्ट सी है। पार्ट सी में यूनिट 4 है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है। उसका अंदर क्या है, आपको यही पढ़ना है, पॉलिटी इन इंडियन सोसाइटी, ओके, यही पढ़ना है, बेसिकली यही है और कुछ नहीं। अच्छा, मैं देखते देखते ये ज़्यादा ही बड़ा कर दिया हूँ, ओह माय गॉड, देख रहे हो कि ओके, एक्चुअली मेरा ये पहला क्लास एंड दैट्स वाई, ओके लिव इट, आप बस एकोमोडेट कर लीजिए तो ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज आपको मिल सकेगा। अदरवाइज़ क्रिटिसिज्म तो बहुत है, मेरे हैंड राइटिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म हो सकता है, मेरे वे ऑफ हैंडलिंग दिस टेक इक्विपमेंट्स, तो इसके ऊपर ऑलरेडी क्रिटिसिज्म्स हो सकते हैं। पर मैं कह रहा हूँ कि आपको क्रिटिसिज्म्स दूसरों को अगर करेंगे तो क्रिटिसिज्म ही करते रहेंगे। आपको मैटर ये रखता है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं, और इम्प्रूवमेंट इस जर्नी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे तभी आपको इस जो एक ये है ना कहावत है कि इस यहाँ पर एक इतना जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करने का मतलब क्या है, आपको एक गेट के अंदर जाना है, एक गेट के अंदर जाना है। वो गेट क्या है, या तो यूपीएससी हो सकता है या तो एपीपीएससी हो सकता है। उस गेट के अंदर आप तभी जाओगे जब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाओगे। दूसरों की खामियों के ऊपर उतना उतना ध्यान, उतना छोड़िए ना, थोड़ा भी ध्यान नहीं देना है आपको। तो खामियों को ध्यान मत दें, खुद के खामी हैं तो उसे ध्यान दें, इम्प्रूव करें। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और यही चीज़ें को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो एक दिन ज़रूर आप उस गेट के उस पार जल्दी, मतलब जल्दी ही पहुंच जाओगे। लाइक 1 to 2 years की प्रिपरेशन के साथ ही पहुंच जाओगे। बहुत लोग होते हैं कि 5 years 6 years लगा देते हैं तब पहुंचते हैं, और कुछ लोग तो उसके बाद भी नहीं पहुंच पाते। तो आई अंडरस्टैंड कि उन लोगों ने इन सब छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान नहीं दिया है, बस पढ़ते गए, ज्ञान का कमी नहीं है उनके अंदर। आप जब दिल्ली जाएंगे, अगर कभी जाते हैं प्रिपरेशन के लिए, ज़रूरत नहीं जाना, पर जाते हैं तो पता चलेगा कि उनके अंदर ज्ञान का कमी नहीं है, पर ये छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करना, पेपर 1 को पेपर 2 से कनेक्ट करना, और या फिर डिटेलिंग की, जितना मैंने बहुत सारी चीज़ को शायद बोला या फिर नहीं भी बोला, तो आपको ये चीज़ डराइव करना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है। अगर नहीं दोगे तो आप, आई डोंट थिंक कि क्लियर कर पाओगे। अगर कर भी पाओ तो बाद में जाके आपको बैकलेस मिलेगा। जैसे कि आप कुछ दिन पहले आप देख रहे थे कि त्रिपुरा में एक डीसी था, उसको वो उन्होंने क्या किया था मैरिज के समय, वो वैसा वैसा हो जाएगा। पर्सनैलिटी आप डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ आपकी नहीं है, सिविल सर्विसेज जो है आपके बस की नहीं है, अगर आप डिटेलिंग को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो इससे ऑफेंड मत होइएगा, आई थिंक इसको कंस्ट्रक्टिव वे में देखिए। और यही आज का लेक्चर है। आई थिंक आई वॉज एबल टू लेट यू ऑल नो दिस वेरी लिटिल थिंग्स विच मैटर्स एंड विच मैटर्स द मोस्ट, आई थिंक, ओके। और एक चीज़ लास्ट में एक चीज़ कह देता हूँ कि मार्क्स जो है ना, मार्क्स, और हाँ, और एक चीज़ कहता हूँ कि ये जो है ना, सोशोलॉजी को ही इतना इंपॉर्टेंस मैं क्यों दे रहा हूँ। सोशोलॉजी एक परफॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग मतलब लास्ट 5 to 7 years में तो ऑलरेडी परफॉर्मिंग है, 25-30 years में भी परफॉर्मिंग था। तो इसको एक ये क्या है, सोशोलॉजी या फिर ऑप्शनल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑप्शनल, सोशोलॉजी ऑप्शनल ही है आपके लिए या फिर किसी के लिए भी, ऑप्शनल और ऐसे। तो ये दोनों पेपर का जो मार्क्स है ना, वो आपके लिए गेम चेंजिंग है। और ये गेम चेंजिंग कैसे होगा, क्योंकि जीएस का जो मार्क्स होगा ना, जीएस का जो मार्क्स होगा ना, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4, 1 से लेकर 4, 1 2 पेपर 4, ओके। तो इस पे जितना मार्क्स होगा वो हर किसी का कॉमन होता है,
जितना भी मेहनत कर लो, हर किसी का कॉमन होता है इन द ब्रैकेट ऑफ 110 टू 140 50 45 मान लो, ठीक है, एवरेज एवरेज ऐसा भी वैसा, चलो कोई नहीं है, इसको समझ जाओ कि इतना में ही होगा, और नॉर्मली लोगों का इतना होता है 110, किसी किसी का 90 80 80 तो वो लिस्ट में आएगा ही नहीं, पर 90 वाला भी कभी कभी लिस्ट में आ जाता है, तो वैसा होता है 110 120 इतना ही है एवरेज। पर यहाँ पे जो ना 500 मार्क्स के अंदर, लाइक 500 मार्क्स होते हैं टोटल, 250 इंटू 2 करके 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, 250 ईच। तो इसके अंदर अगर आप ला पाते हो अबोव 300 प्लस, लाइक 300 प्लस ला पाते हो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। जो बंदे लाते हैं 320 से लेकर 350 के बीच में दे आर लाइक टॉप 100 के बीच में आएंगे, उनका रैंक, समझ गए। पर यहाँ भी प्रोवाइडेड यू ऑल्सो परफॉर्म दिस, इतना जो कॉमन मार्क्स है ना, इतना आप ला रहे हो जीएस में, ये तो लाना ही है, नहीं ला रहे हो तो लॉस है आपका, और इसके ऊपर तो आप ला नहीं सकते, और नहीं ला रहे हो तो लॉस है, ला भी लिए तो एडवांटेज नहीं है, कुछ एडवांटेज नहीं है, दिल में ले लो इसे, ठीक है। पर यहाँ एडवांटेज है, इसे लाओगे ना इतना, तो आपका रैंक डिसाइड होगा। फिर यहाँ पे जो आउट ऑफ 250 होता है ना ऐसे, इस पे अगर आपको मिल रहा है 140 के बीच 160 के बीच अगर मिल रहा है इतना, तो ये भी परफॉर्मिंग है, ठीक है। बहुतों को इतना भी नहीं मिलता, ठीक है, बहुत लोग 90 80 इतना में रुक जाते हैं। अगर ये ला रहे हो तो लिख के ले लो, आप टॉप 20 टॉप 30 के अंदर आओगे, टॉप 1 भी आ सकते हो, अगर प्रोवाइडेड, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, प्रोवाइडेड 110 110 120 ऐसा करके पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक आप ला रहे हो यहाँ पर, ठीक है। वो आपको, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, हर कोई ला रहा है तो आपको लाना ही पड़ेगा, और यहाँ पर एक्सेल करना पड़ेगा, इस दोनों पेपर पे एक्सेल करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं ये गेम चेंजिंग पेपर है। तो इसे चूज़ करते वक्त बड़ा ध्यान दें, ऐसे को चूज़ नहीं कर सकते, फ्रीडम नहीं है, सबके ऊपर एक ही क्वेश्चन मिलेगा, सबको एक ही पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्रीडम है चूज़ करने का, सो चूज़ वाइसली, ठीक है, वाइसली चूज़ करें। परफॉर्म करना आपके अंदर है, आप परफॉर्म करेंगे उसी पेपर में जो पेपर आपको एकोमोडेट करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन का इम्पोर्टेंस आपको दिख गया होगा आई थिंक, तो यही था आई थिंक। अगर टाइम वेस्ट हुआ तो आई विल बी सॉरी फॉर दैट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।